प्रीवियस क्लास में हमने गैलीलियोज एक्सपेरिमेंट और उसके बारे में देख लिया था। तो गैलीलियो का कंक्लूजन क्या हुआ था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव करना चाहे तो उस पर लगने वाले सभी फोर्स क्या होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए। तो उसने कंक्लूजन क्या दे दिया अपना कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है तो उस पर कोई भी एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट नहीं करने चाहिए। ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट शुड बी बैलेंस फोर्सेस ओनली। ठीक, यहीं से और यही बना बेसिस लॉ ऑफ इनर्शिया का। तो बेसिकली जो लॉ ऑफ इनर्शिया होता है वो गैलीलियो के थ्रू आया है, लेकिन क्योंकि इसको फॉर्मुलेट किया न्यूटन ने तो यहां से न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बने। और न्यूटन ने क्योंकि इसके बाद आगे अपने दो लॉज और दिए तो देयर आर टोटल 3 लॉज ऑफ मोशन व्हिच आर कॉल्ड कंबाइनली कॉल्ड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। और ये जो गैलीलियो का स्टेटमेंट है यही बना इसका न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का बेसिस, जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया नाम से भी जाना जाता है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया देखिए, अच्छे अच्छे लोग इसके अंदर वर्डिंग्स की मिस्टेक कर देते हैं। तो बहुत से लोग क्या मिस्टेक करते हैं, क्योंकि इसके अंदर फिजिक्स में आप ध्यान रखिएगा हर छोटे वर्ड की एक अपनी इंपॉर्टेंस होती है। तो जनरली आपने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहां पे पढ़ा था? ग्रेड 9 में। ग्रेड 9 में आपने क्या पढ़ा था? आपने ग्रेड 9 में पढ़ा था ना जो भी पढ़ा था आप लोगों को पता होगा ही सही। आप रिकॉल कीजिए, मैं बोलूं उससे पहले। देखिए साहब, जो आपने ग्रेड 9 में पढ़ा तो वो पढ़ा था, जो पढ़ा था आप लोगों ने पढ़ा था वो बता रहा हूं कि according to Newton first law of motion, if the body is at rest it will remain at rest, and if the body is in motion it will keep in motion with the same uniform velocity until unless some external force is applied on it। ये सब ने पढ़ा है, वो की वही चीज मैंने रिपीट करी है ना। अब मैं बोल रहा हूं कि आपका स्टेटमेंट गलत है, 100% सही नहीं है। फिजिक्स की वर्डिंग की इंपॉर्टेंस क्या है समझो। भाई किसी ने कहा कि अगर एक ऑब्जेक्ट 20 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है तो ये 20 मीटर पर सेकेंड से ही मूव करता रहेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पर अप्लाइड ना हो जाए। यानी कि आपके अकॉर्डिंग कि 20 मीटर पर सेकेंड से तब तक ही मूव कर पाएगा जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा। जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया मैंने, मान लीजिए मैंने अप्लाई कर दिया इधर F1 10 न्यूटन का, इधर फोर्स अप्लाई कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है आप खुद बोलोगे कि देखो सर स्पीड में चेंज आ गया, सही तो है। ओके तो ठीक है, चलो मैंने इधर से अप्लाई कर दिया तो बात तो एक ही है सर, F1 10 न्यूटन का इधर से धक्का देगा तो भी उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, बिल्कुल ठीक है। तो ये F1 10 न्यूटन कैसा फोर्स है? एक्सटर्नल फोर्स है, बिल्कुल। और आपका स्टेटमेंट सही जा रहा है क्या? बिल्कुल। और अगर लॉ है तो वो कभी भी बिगड़ना नहीं चाहिए। अगर ये लॉ है तो कभी भी बिगड़ना नहीं चाहिए। जो आपने पढ़ा, मैं न्यूटन की बात नहीं कर रहा हूं, ये आपकी बात कर रहा हूं, या जो आपको पढ़ाया गया है उसकी बात कर रहा हूं कि आप लोगों ने आज तक क्या पढ़ा और आप लोगों को आज तक क्या पढ़ाया गया, ये उसके ऊपर है। तो F1 एक्सटर्नल फोर्स होगा तो इसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड से चेंज होकर के हो सकता है 25 मीटर पर सेकेंड हो जाए। और यही आप कह रहे हैं कि if the object is at rest it will remain at rest, and if it is moving it will be keep moving with the same uniform velocity until some external force is applied। कि अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करोगे तो ही चेंज आना चाहिए, ठीक है। ये मैंने एक F2 फोर्स लगाया, जल्दी से बोलिए क्या ये F2 भी एक्सटर्नल फोर्स ही है या नहीं है? अगर मैंने F1 इधर से लगा दिया, ये एक्सटर्नल फोर्स है, तो F2 भी एक्सटर्नल फोर्स है या नहीं है? बोलो। मैंने अगर F2 को 10 न्यूटन कर दिया, बताओ इसकी मोशन, अगर ये पहले 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा था तो अब इसकी मोशन में क्या होगा? डिक्रीज होगा। 10 न्यूटन इधर से अप्लाई कर रहा हूं और 10 न्यूटन इधर से अप्लाई कर रहा हूं,
और ये पहले 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, तो अब इसकी स्पीड कम हो जाएगी? नो सर। क्या हो जाएगी? हाँ, कांस्टेंट हो जाएगी। कांस्टेंट कितनी? सेम रहेगी क्या? यस सर। क्या आप लोगों का स्टेटमेंट यही है क्या कि अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर तो स्पीड में चेंज आना चाहिए? अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपने क्या बोला? कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक ही मूव कर सकता है जब तक कि उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो क्या मैंने एक्सटर्नल फोर्स, 2 एक्सटर्नल फोर्स लगा दिए कि नहीं लगा दी? बोलो लगाए कि नहीं लगाए? हाँ कि ना? लगा दिए ना? तो आपके हिसाब से तो इसकी स्पीड में चेंज आना चाहिए, मोशन में चेंज आना चाहिए। गलत हो गया यार। देखिए रेस्ट का भी देखूं मैं। आपने बोला एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, इट विल रिमेन एट रेस्ट अंटिल सम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। आपने कहा कि अगर ये फोर्स, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रुका हुआ है और इसके ऊपर अगर आपने कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो ही इसकी ये रेस्ट पोजीशन चेंज होगी। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे तो ये इसकी पोजीशन में चेंज नहीं आएगा। ये तो आपने कहा। तो मैंने लेट सपोज F1 इज इक्वल टू 100 न्यूटन, बहुत लार्ज फोर्स लगा दिया। लार्ज फोर्स लगाते ही ये स्लाइड होकर के इधर आ गया। तो आपने कहा देखो हम सही तो हैं कि एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो पोजीशन में चेंज आ जाता है। अगर रेस्ट पर है तो वो रेस्ट में तभी तक बना रह सकता है जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। लगा दोगे तो चेंज आएगा। तो देखो चेंज आ गया, ठीक है। ये लो मैंने एक और एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया F2। क्या ये F2 एक्सटर्नल फोर्स कंसीडर करा जाएगा कि नहीं करा जाएगा? एक्सटर्नल वो सभी चीजें जो बाहर से लगाई जा रही है ऑब्जेक्ट पर, वो सभी एक्सटर्नल फोर्स कहलाती। तो जैसे F1 100 न्यूटन एक तरह से एक्सटर्नल फोर्स है, तो क्या F2 एक्सटर्नल फोर्स कंसीडर होगा कि नहीं? यस और नो? यस सर। हो सकता है मैं 30 न्यूटन लगा दूं तो भी नेट मोशन इधर आएगी। लेकिन क्या होगा जब मैं इस एक्सटर्नल फोर्स को 100 न्यूटन कर दूं? बोलो अब क्या होगा? बोलो क्या होगा? रेस्ट पर रहेगा ऑब्जेक्ट। तो लेकिन ये तो आपका लॉ फेल हो रहा है जो आप लोगों ने बोला था कि इफ द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट अंटिल सम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। इसके अंदर तो आपका लॉ फिट हो गया था कि अगर मैंने F2 100 न्यूटन ना लगा करके 30 न्यूटन लगाया होता तो आप कहते हैं देखो सर ये भी एक्सटर्नल है, ये भी एक्सटर्नल है, ये 100 है, ये 30 है, ये इधर इसके अंदर मोशन हो जाएगी क्योंकि अब आपने एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया। बिल्कुल ठीक। लेकिन जब मैं यहां पर एक और F3 फोर्स लगा दूं 70 न्यूटन का, तो टोटल मिलकर तो 100 न्यूटन बन गया, वापस रेस्ट हो गया। भैया यहाँ पर तो एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हैं फिर भी रुक गया। तो इसका मतलब फिजिक्स की अब इंपॉर्टेंट वर्डिंग सुनिए जो बनता है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इफ द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट, एंड इफ इट इज मूविंग विद सम वेलोसिटी इट विल बी कीप मूविंग विद दैट सेम यूनिफॉर्म वेलोसिटी until unless some external unbalanced force is applied on it. Until unless some external unbalanced force is applied on it. आपने अभी तक बोला until unless some external force is applied on it. ये आपका स्टेटमेंट था। मैंने जो स्टेटमेंट न्यूटन्स का प्रॉपर बोला until unless some external unbalanced force। देखो अब दोनों तरीके यहां देख लो, ये F1 ये F2, ये 30 न्यूटन ये 100 न्यूटन। बोलो क्या दोनों ही एक्सटर्नल फोर्स हैं? यस और नो? यस यस सर। बताओ ये मेरे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बैलेंस्ड है अनबैलेंस्ड है? अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस होगा तो क्या इसके अंदर मोशन आ सकती है? इसकी मोशन में चेंज हो सकता है? यस सर। क्या मेरा स्टेटमेंट सही जा रहा है? यस सर। मैंने यहाँ पर 70 न्यूटन और लगा दिया 30 न्यूटन के साथ, टोटल मिलकर के 100 न्यूटन हो गया इधर की तरफ, और इधर 100 न्यूटन हो गया। इधर भी 100 न्यूटन इधर भी 100 न्यूटन, दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट। ये बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है? बैलेंस्ड। मेरा स्टेटमेंट जो मैंने बोला अभी वो अनबैलेंस के लिए बोला है कि बैलेंस के लिए बोला है? अनबैलेंस्ड। इसका मतलब बैलेंस्ड होगा तो ऑब्जेक्ट अपनी मेन मोशन में ही, मेन पोजीशन में ही बना रहेगा या नहीं बना रहेगा? रेस्ट पे। यस रेस्ट पे रहेगा। तो क्या एक सिंगल वर्डिंग ने पूरे स्टेटमेंट को चेंज करके रख दिया कि नहीं रख दिया? सिंगल वर्डिंग, एक सिंगल वर्ड। दैट्स हाउ इन फिजिक्स वर्डिंग इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। सो व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? इट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया। जो इसने बोला है, ध्यान से देखो, इसने भी ये बोला है।
नो एक्सटर्नल, एक्सटर्नल के बाद क्या लिखा है मैंने? Unbalanced. ठीक है, और एरिस्टोटल ने भी यही मिस्टेक करी थी, उसने वो भूल गया था, उसने ये तो कहा उस टाइम बैलेंस लग रहे थे, उसको ध्यान नहीं था, वो फ्रिक्शन को काउंटिंग में नहीं ले रहा था। सो यहीं से न्यूटन ने इसी को अपना बेस बनाया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को मोशन में रखना है तो वो कांस्टेंट स्पीड में तब तक बना रहेगा जब तक कि उसके ऊपर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट ना करे, तब तक ही वो कांस्टेंट स्पीड में बनेगा। और यही न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, विच इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। सो व्हाट इज द स्टेटमेंट नाउ? According to Newton's first law of motion, if an object is at rest, then it will remain at rest, and if it is moving with some initial velocity, then it will be keep moving with that same uniform velocity unless some external unbalanced force is applied on it। ये मैंने इसीलिए लिखा है ताकि आप मेरे इस स्टेटमेंट को लिखा हुआ भी देख सकें, और जो आपने पढ़ा या आप लोगों ने जो 9th में नोट कर रखा होगा आप उसको भी देख सकें। ठीक है, तो जनरली अच्छे से अच्छा मैंने देखे हैं, बहुत से टीचर्स देखे हैं, मतलब क्योंकि फिजिक्स के अंदर जहां पे इंपॉर्टेंस की बात नहीं चलती है वहां पर मैं ये नहीं कह रहा कि टीचर बेकार है कि या कुछ उनको नहीं आता, मैं ये बोल रहा हूं कि वहां पर फिजिक्स के अंदर थॉट प्रोसेस बहुत जरूरी है। बहुत सी जगह बड़ी बड़ी बुक्स के अंदर मिस्टेक हो जाती है यार, है ना। मैंने आपको शायद बताया भी था कि वेक्टर्स के अंदर कुछ मिस्टेक्स कर रखी है 12th लेवल पे, जिनको एक अच्छी लेवल की बुक कंसीडर किया जाता है ना। एसएल अरोड़ा के अंदर मिस्टेक कर रखी है, तो वेक्टर्स को नीचे ले रखा है यार। ठीक है, तो ये चीजों का थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है। मतलब डिवीजन के अंदर अगर कुछ वेक्टर लिख दिया तो दैट इज टोटली रॉन्ग, है ना। सो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, जैसे E इज इक्वल टू V अपॉन D वेक्टर ऐसे कर दिया, या V E अपॉन R वेक्टर ऐसा लिखा हुआ है, तो ठीक है, पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, लेकिन आप ऐसे नहीं लिख सकते इसको, आप ऐसे नहीं लिख सकते, है ना। तो बहुत सी जगह पर ये चीजें छोटी छोटी होती है। ठीक है, इसी तरह से एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इसका बेसिक फॉर्मूला होता है E डॉट ए वेक्टर, E इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट प्रोडक्ट ऑफ एरिया वेक्टर। अब बहुत सी जगह ऐसे लिख रखा है phi अपॉन ए वेक्टर, दैट इज टोटली रॉन्ग, दिस रिप्रेजेंटेशन इज टोटली रॉन्ग। अगर यहाँ पर लिख दिया किसी बुक में तो रॉन्ग है। तो ये अभी जो एग्जांपल बताया था E इज इक्वल टू V बाय D R वेक्टर, ऐसा लोड़ा बहुत अच्छी खासी बुक है। मैं नहीं कह रहा कि उनको आता नहीं, मैं कह रहा हूँ मिस्टेक्स हो जाती, तो दैट हैपेंस। तो छोटी छोटी वर्डिंग्स का ध्यान रखना है, तो जिसके अंदर ईच एंड एवरी वर्ड इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो कितनों को ये स्टेटमेंट समझ में आ गया? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, दिस लॉ is also called law of inertia। और अब इसके बाद हम inertia को भी डिफाइन करेंगे। ठीक है, कितनों को ये प्रॉपर्ली अच्छे से समझ में आ गया?
देखिए साहब, नाउ लेट्स डिफाइन इनर्शिया कि इनर्शिया है क्या। तो इनर्शिया कोई चीज नहीं है, इनर्शिया कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। इनर्शिया हर एक ऑब्जेक्ट की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू वो अपने ऊपर या अपने में होने वाली, अपनी पोजीशन में होने वाले चेंजेस का अपोज कर सके। एक ऐसी प्रॉपर्टी किसी भी ऑब्जेक्ट की जिसके थ्रू वो अपने खुद के अंदर होने वाले चेंजेस का, अपनी पोजीशन में होने वाले चेंजेस का अपोज कर सके, उस प्रॉपर्टी को, उस ऑब्जेक्ट की उस प्रॉपर्टी को इनर्शिया बोलते हैं। सो व्हाट इज इनर्शिया, मैं एक बार लिख देता हूं, फिर उससे आपको समझ में आएगा। इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट by virtue of which it always opposes the change in its position or state। पोजीशन का मतलब स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। क्या है, लिख दिया है, अब आप आराम से पढ़ भी सकते हैं। इनर्शिया हर एक ऑब्जेक्ट, हर एक ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू वो अपनी पोजीशन में होने वाले, पोजीशन कौन सी हो सकती है, तो रेस्ट पर होगा ऑब्जेक्ट या मोशन में होगा, तो उसमें होने वाले चेंजेस का हमेशा अपोज करे। यानी कि ये हमेशा, अच्छा चेंज किसके कारण होगा, अप्लाइड फोर्स के कारण होगा, तो ये हमेशा जो भी उसके ऊपर, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएगा, उसका एक फोर्स ये अपनी तरफ से उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगा करके कोशिश करेगी ये प्रॉपर्टी कि जिसके थ्रू उसकी पोजीशन में चेंज ना आए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने मान लीजिए एक अलमीरा रख दी है यहां पर, ठीक है, और इस पर एक बच्चा या कोई पर्सन फोर्स लगा रहा है, इधर की तरफ, तो क्या होगा, जैसे ही इधर से फोर्स लगा, अपने आप एक इसकी प्रॉपर्टी आएगी जो इस पर लगने वाले फोर्स का अपोज करेगी, और ये अपनी पोजीशन क्या है इसकी, रेस्ट पोजीशन में ही बने, रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही बने रहना चाहिए। यानी कि दैट इज ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट tries to keep or maintain its state. That is, if any object is at rest, then it will always try to be at rest, and if it is moving, then it will always try to keep moving, and it will oppose any force which would try to change its state. This property of object by which or through which
it opposes the forces applied on it is called inertia. It's called inertia. फिर से एक दो ऑब्जर्वेशन देखें, अगर यही पर्सन एक छोटा सा बॉक्स होता और उस पर यही पर्सन फोर्स लगाए तो ये इसको आराम से किस कर सकता है। तो यहां पर अपोज तो इसने भी किया लेकिन इसके जितना नहीं कर पाया। इसका मतलब यहां से कंक्लूजन ये भी निकाल सकते हैं, मोर द मास, मोर द एबिलिटी टू अपोज, दैट मीन्स जितनी ज्यादा अपोज करने की एबिलिटी, इस एबिलिटी को क्या बोल रहे हैं, अपोज करने की एबिलिटी को इनर्शिया। दिस इंप्लाइज दैट मोर द इनर्शिया, इट मीन्स inertia is directly proportional to mass. More the mass, more the inertia, more will be the opposing nature. ठीक है, हाँ भाई, inertia कितनों को अच्छे से समझ में आ गया।